हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो चलिए, हम स्टडी कर रहे थे जीपेट प्रो सीरीज। हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका था बच्चों। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर फार्मास्यूटिकल जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ स्टडी की है? बेसिकली आपने बी फार्मा 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं बच्चों। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, और जैसे एनालिटिकल टेक्निक्स में जैसे एचपीएलसी है, एचपीटीएलसी है, क्रोमेटोग्राफी में जो आती है, बाकी जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सभी हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। तो इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट जो भी हम स्टडी कर सकते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऑलरेडी हमारे 20 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जीपेट 2025 के लिए। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए, सबसे पहली जो टेक्निक्स है हमारी, मतलब फर्स्ट जो पॉइंट हमारा वो स्टार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्लास है एक एनालिटिकल टेक्निक्स की। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू एनालाइज ड्रग बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करनी है। आप सभी जानते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। ऐसी चीजों से निकल के आते हैं कि जैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन से किस इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली इसके अंदर एनालाइज मतलब इंटरेक्शन होता है ड्रग्स का इस बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। चलिए, फर्स्ट जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में जानते हैं आप। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स जिनको एनालाइज करता है, वो ऑब्जर्व करते हैं यूवी लाइट को। यूवी लाइट की जो रेंज होती है 200 टू 400 नैनोमीटर, जबकि जो विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज होती है 400 टू 800 नैनोमीटर, कॉजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इससे क्या होगा? ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिससे उसका एनालिसिस किया जाता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। यूवी के लिए कितना है? 200 टू 400, और विजिबल लाइट्स के लिए है 400 टू 800। ये पॉइंट अच्छा है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बच्चा। आगे देखिए, बीएस लॉ। बीएस लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? ये लॉ की इक्वेशन है, E इक्वल्स टू सिग्मा, ये Cl है, A है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू मोलर एब्जॉर्बिविटी इनटू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। ये फॉर्मूला है किसका? लैम्बर्ट बीएस लॉ का। याद रखना है, फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम के अंदर। एप्लीकेशन क्या है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के? आइडेंटिफाइंग ड्रग प्यूरिटी, एस्टिमेटिंग ड्रग कंसंट्रेशन, कैरेक्टराइजिंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके। चलिए आगे देखते हैं। इंफ्रारेड, जिसको शॉर्ट में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इनका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए बच्चा। प्रिंसिपल पूछा जा सकता है कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। इसके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या एब्जॉर्ब करेंगे? आईआर रेडिएशन, कोजिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। इसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा इन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना मॉलिक्यूल के अंदर, उनके बीच में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्रिएट होगा। जैसे कुछ की फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो फॉलो करते हैं, जिनसे आइडेंटिफाई किया जाता है इंफ्रारेड से जिनको, और एब्जॉर्प्शन पीक कितना है उनका, ये वैल्यू याद रखनी है आपको। जैसे OH है हमारा, हाइड्रोक्सी आयन है, एल्कोहल में होता है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 3200 से 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा CO का जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन एल्डिहाइड, उसका होता है 1650 से 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जो नाइट्राइल्स होते हैं जैसे CN, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेसिकली इनका जो पीक एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 2200 सेंटीमीटर होता है माइनस। तो ये पॉइंट्स याद रखने योग्य हैं बेटा, इनको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के? आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप इन ड्रग मॉलिक्यूल,
चेकिंग ड्रग फॉर्मुलेशन कंपेटेबिलिटी। देखिए ये जो नोट्स हम आपको लेके आ रहे हैं ना, ये जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला बच्चा, ना गूगल के ऊपर से उठाया हमने, गूगल पे भी नहीं मिलने वाला आपको, ये बुक से निकाला गया है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, तो इनसे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। इन जो भी लेक्चर्स हैं हमारे, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो जाती है, तो वहां जाके आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियो ऑफ सर्टेन एटम्स एब्जॉर्ब, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन मैग्नेटिक फील्ड, कोज करती है स्पिन ट्रांजिशन। बेसिकली अब पूछ लिया जाए आपको कौन सा ट्रांजिशन होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप बता देंगे अगर आपने स्टडी किया तो स्पिन ट्रांजिशन होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनके बीच ये होता है। तो देखिए एच एनएमआर है, बेसिकली आइडेंटिफाई करता है हाइड्रोजन अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल, और कार्बन एनएमआर है तो यूज फॉर कार्बन स्केलेटल डिटरमाइन, जो कार्बन चेन्स होती है उनको डिटरमाइन करने के लिए। एप्लीकेशन देखिए एनएमआर के, डिटरमाइनिंग द ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एनएमआर टेक्निक्स का यूज किया जाता है। कन्फर्मिंग आइसोमेरिज्म इन फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो आइसोमेरिज्म होता है उसको कंफर्म करने के लिए भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज किया जाता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इसका? A sample is ionized, fragmented and analyzed based on its mass to charge ratio। किस पे बेस्ड होता है? मास टू चार्ज रेशियो, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। की कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर? आयोनाइजेशन सोर्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट जैसे MALDI और ESI, ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्स यूज में होते हैं। इसके अलावा मास एनालाइजर क्या यूज होता है इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट और क्वाड्रोपोल और आयन ट्रैप, ये बेसिकली मास एनालाइजर इसके अंदर यूज होता है। इनको याद रखना है बच्चों, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एप्लीकेशन क्या है इसका? आइडेंटिफाइंग अननोन ड्रग मॉलिक्यूल, कोई अननोन ड्रग मॉलिक्यूल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन। बाकी हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको जो भी है रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए सेकंड मेथड हमारा क्रोमेटोग्राफी, पहले हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब आया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी थोड़ा अलग एनालिसिस टेक्निक है, इसके अंदर बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स का यूज किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेशन टेक्निक, इसको सेपरेशन टेक्निक बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। फर्स्ट जो होने वाली है हमारी क्रोमेटोग्राफी वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPLC भी बोलते हैं। ये क्या करती है? प्रिंसिपल क्या है इसका? सेपरेशन अकर ड्यू टू डिफरेंशियल इंटरेक्शन ऑफ सैंपल एंड कंपोनेंट, सॉरी सैंपल कंपोनेंट का डिफरेंशियल इंटरेक्शंस होता है। इसके अंदर बेसिकली 2 फेजेस होती हैं। स्टेशनरी फेज बेसिकली कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, मोबाइल फेज बेसिकली जो सॉल्वेंट है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है। तो 2 फेजेस बेसिकली इसके अंदर होते हैं, स्टेशनरी फेज जिसमें कॉलम्स होते हैं और मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट होता है जिसको हमें सेपरेट करना है। 2 टाइप्स की बेसिकली HPLC होती है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फेज के अंदर पोलर स्टेशनरी फेज होगी, पोलर होगी, और नॉन पोलर मोबाइल फेज होगी, जबकि जो रिवर्स है उसके अंदर अपोजिट होगा, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज होगी और पोलर मोबाइल फेज। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट कॉमन है रिवर्स फेज HPLC। एप्लीकेशन कहाँ होता है? क्वांटिटेटिव ड्रग एनालिसिस और डिटेक्टिंग ड्रग इम्प्योरिटीज, इनके लिए बेसिकली HPLC का यूज किया जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। चलिए आगे देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ना उनके लिए यूज मिली जाती है। आर वेपोराइज, देखिए प्रिंसिपल देखिए, वोलेटाइल कंपाउंड आर वेपोराइज एंड कैरी थ्रू ए कॉलम बाय एन इनर्ट गैस। इसके अंदर इनर्ट गैस यूज होती है। कौन सी इनर्ट गैस यूज होती है? हीलियम एंड नाइट्रोजन। दोनों याद कर लेनी कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सी गैसेज यूज होती हैं, हीलियम एंड नाइट्रोजन फॉर सेपरेशन। डिटेक्टर कौन से यूज होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर जो GCMS है, ये बेसिकली यूज होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। एप्लीकेशन क्या है इसके? एनालाइजिंग वोलेटाइल ड्रग्स जैसे एसेंशियल ऑयल, स्टेरॉइड, इनको एनालाइज करने के लिए यूज मिली जाती है।
रेजिडुअल सोलवेंट टेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, ये कुछ यूजेस है गैस क्रोमेटोग्राफी के। चलिए आगे चलते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? सैंपल कंपोनेंट माइग्रेट एट डिफरेंट रेट ऑन सिलिका जेल कोटेड प्लेट। इसके अंदर बेसिकली सिलिका जेल कोटेड प्लेट होती है जिसके ऊपर सैंपल कंपोनेंट्स मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं यूजिंग ए मोबाइल फेज का यूज करते हैं इसके अंदर। एक रिटेंशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आया है, पहले हमने कैलकुलेशंस की हैं तो उसमें देखा था रिटेंशन फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट। ट्रेवल मतलब सोल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलवेंट, इसको रख के रिटेंशन फैक्टर निकाल सकते हैं आरएफ। कुछ एप्लीकेशन है टीएलसी के, आइडेंटिफाइंग ड्रग कंपोनेंट्स, मॉनिटरिंग रिएक्शंस प्रोग्रेस, रिएक्शन की प्रोग्रेस, जो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुके हैं उसको मॉनिटर करने के लिए भी थिन लेयर का यूज किया जाता है। तो पॉइंट याद करने हैं, इसमें बेसिकली सिलिका कोटेड प्लेट होती है, ये चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं टाइट्रीमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं। बेसिकली टाइट्रीमेट्रिक जो एनालिसिस होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक टाइट्रेंट होता है और एक एनालाइट होता है, जो उनको रिएक्शन करवाई जाती है उनकी और टेस्ट किया जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं टाइट्रेंट, जिसकी नॉन कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन है, सैंपल है, उसको बोलेंगे टाइट्रेंट, जो बेसिकली कोनिकल फ्लास्क के अंदर होता है। इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल, अननोन सैंपल को बोलते हैं एनालाइट वाया केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये सभी टाइट्रेशंस बच्चों आपने स्टडी की है। ये टाइट्रेंट बेसिकली ब्यूरेट के अंदर फिल किया जाता है बच्चा, और जो अननोन सैंपल होता है वो हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर फिल किया जाता है, अपोजिट मैंने बोल दिया अभी। तो देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर पीएच इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, और इंडिकेटर्स बेसिकली फिनोप्थेलिन और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन इसके अंदर होती है। रेडॉक्स टाइट्रेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके अंदर होता है, एग्जांपल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन फॉर आयरन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग चिलेटिंग एजेंट इसके अंदर यूज होते हैं, जैसे एडीटीए टाइट्रेशन फॉर मेटल आयन जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। नॉन एक्वस टाइट्रेशन फॉर वीक एसिड और बेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे परक्लोरिक एसिड फॉर फार्मास्यूटिकल एमएन। तो ये एग्जांपल्स हैं और ये रिएक्शंस है टाइप ऑफ टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलिए एप्लीकेशंस क्या है इसके, डिटरमाइनिंग द ड्रग प्यूरिटी और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं सैंपल के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रिंसिपल क्या है इसका, द एनालाइट इज प्रिसिपिटेट बेसिकली अकर होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, और फिल्टर किया जाता है उसको ड्राई एंड वेट टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन। स्टेप्स क्या होती हैं इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप होती है प्रिसिपिटेशन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल कंपाउंड। सेकंड स्टेप होती है फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग, आइसोलेटिंग द प्रिसिपिटेट को आइसोलेट किया जाता है एंड देन उसको वेट किया जाता है, डिटरमाइनिंग द एनालाइट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। एप्लीकेशन बेसिकली डिटरमाइनिंग सल्फेट, क्लोराइड एंड मेटल कंटेन इन फार्मास्यूटिकल्स, एनालिसिस ऑफ इंप्योरिटीज इन फॉर्मुलेशंस। तो ये कुछ यूजेस हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। चलिए ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।